जी, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और हम अपना जो चैप्टर सेकेंड है, क्लास 7th चैप्टर सेकेंड प्राणियों में पोषण पढ़ रहे थे। प्राणियों में पोषण पढ़ रहे थे। उसमें हम बात कर रहे थे, प्राणियों में पोषण में हम बात कर रहे थे मानव में पाचन की, कि हमारे अंदर पाचन किस प्रकार होता है, भोजन किस प्रकार जाता है, उसका पाचन कैसे होता है। तो SVM ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बेटा, तो शुरू करें। तो हमने पढ़ा था कि मानव में पाचन में बात करें तो मानव जो होता है उसमें एक आहार नाल होती है, जो यहाँ मुख गुहिका, ये मुख गुहिका है, ये देखो दांतों के जस्ट पीछे वाली ये भाग, तो मुख गुहिका। और मुख गुहिका के अंदर कौन सी होती है, लाला ग्रंथि, जो लार छोड़ती है। क्या छोड़ती है? लार छोड़ती है। और ये लार क्या करती हैं, ये मंड को शर्करा में बदलने का कार्य करती हैं। यहाँ होती है ये लाला ग्रंथि जो लार छोड़ती है। ठीक है, फिर होती है ग्रसिका। ग्रसिका एक लंबी नली होती है, ये देखो यहाँ तक मुख गुहिका से शुरू होती हुई यहाँ से आमाशय में खुलती है। ये रहा अपना आमाशय, ये आमाशय हो गया। ये जो ग्रसिका है, लंबी नली, इसको ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसिका। ग्रसिका में भोजन को आगे धकेला जाता है, फिर भोजन आगे बढ़ता 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 हुआ आमाशय में यहाँ आता है। आमाशय में भी भोजन का पाचन होता है। आमाशय में श्लेष्मा होता है जो आमाशय की आंतरिक भित्ति को सुरक्षित रखता है। एक पाचक रस होता है, जठर रस, जो भोजन का पाचन करने में सहायक होता है। और इसके अलावा एक होता है अपना, अब ये आमाशय हो गया कंप्लीट। आमाशय के बाद बात करें तो आमाशय के बाद आता है अपना ये छोटी आंत। आमाशय के बाद क्या आता है? छोटी आंत। तो आमाशय में मैंने आपको बता दिया, ये जो आमाशय है इसमें क्या होता है, श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा, आमाशय में श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक होता है पाचक रस, जिसे कहते हैं जठर रस। 3 रस होते हैं। श्लेष्मा इसकी आमाशय की आंतरिक भित्ति, ये जो दीवार है ना, आंतरिक दीवार, इसको सुरक्षित रखता है, मैंने कल आपको बताया था। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या छोड़ता है? अम्ल छोड़ता है, जो भोजन के साथ जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको मारने का कार्य करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी आमाशय अपनी आंतरिक भित्ति से बाहर छोड़ता है। और एक होता है पाचक रस, जो भोजन का पाचन करने का, या प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विभाजित करने का कार्य करता है। तो आमाशय में भोजन का पाचन होता है। अब आमाशय के बाद आती है शुद्रांत्र। या आमाशय यहाँ से चलता हुआ, फिर देखो ये अग्नाशय आ गया यहाँ पे, और ये ऐसे, फिर ये जो है ना, ये मुड़ी हुई, देखो ये कुंडली नुमा अंदर, ये आपको ऐसे अंदर दिखाई दे रही नहीं है, ये ऐसे होती है। फिर वापस कुंडली ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कुंडली नुमा होती है। ये अंदर जो कुंडली नुमा होती है इसको शुद्रांत्र, शुद्र आंत्र, शुद्र देखो यहाँ पे, शुद्र यानी छोटी, शुद्र यानी क्या होता है? छोटा या छोटी। आंत्र यानी आंत, आंत्र यानी क्या होता है? आंत। तो शुद्रांत्र का मतलब होता है छोटी आंत, और विद्यांत्र का मतलब होता है बड़ी आंत, फिर होता है मलाशय, और फिर होता है गुद्दा। तो हमने बात की आमाशय की। आमाशय के बाद बात करेंगे अपन अब शुद्रांत्र या छोटी आंत की। छोटी आंत की बात करें, ये होती है छोटी आंत। समझ में आ गया आपको? ये मुख गुहिका, और आगे होता है मुंह। मुख गुहिका में होती है लाला ग्रंथि, या जो लार छोड़ती है, और लार जो होती है वो मंड को शर्करा में बदलने का कार्य करती है। लार क्या करती है? मंड को शर्करा में बदलने का कार्य। फिर ग्रसिका, ये लंबी नली होती है ग्रसिका, जो भोजन को आगे धकेलती है। फिर भोजन आता है आमाशय में। आमाशय में श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस जो होते हैं भोजन का पाचन करते हैं, प्रोटीन का विघटन करते हैं। फिर भोजन जाता है आगे, यहाँ से होता हुआ छोटी आंत में। छोटी आंत ऐसे कुंडली नुमा गोल गोल मुड़ी हुई होती है। अब छोटी आंत कितनी? छोटी आंत की बात करें, शुद्रांत्र यानी छोटी आंत, तो शुद्रांत्र या छोटी आंत जो होती है, ये वाली देख लो, ये
क्षुद्रांत्र या छोटी आंत ऐसे होती है, मुड़ी हुई, अंदर ही अंदर मुड़ी हुई ऐसे होती है। कुंडली नुमा, कुंडली बना के बैठता है सांप, ऐसे देखो घूम के फिर सांप ऐसे बैठता है ना, वैसे कुंडली नुमा होती है। तो ये क्षुद्रांत्र छोटी आंत जो होती है वो कुंडली नुमा, और इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। क्षुद्रांत्र की लंबाई कितनी होगी छोटी आंत की? क्षुद्रांत्र जो होता है यानी क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत 7.5 मीटर। और ये कैसी होती है? कुंडली नुमा। कुंडली नुमा यानी सांप जो होता है ना, वो देखो अपनी कुंडली मार के ऐसे गोल घूम के पूरा फिर बैठता है, ये भी ऐसे कुंडली नुमा होती है ऐसे, और फिर ऐसे बैठती है। तो कुंडली क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत 7.5 मीटर लंबी, कुंडली नुमा ऐसे मुड़ी हुई, और ये यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। और क्षुद्रांत्र में दो भाग होते हैं, यकृत और एक होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। यकृत छोड़ता है पित्तरस, क्या छोड़ता है? पित्तरस। और अग्नाशय छोड़ता है अग्नाशिक रस, क्या छोड़ता है? अग्नाशिक रस। ठीक है बेटा। तो यकृत जो पित्तरस छोड़ता है वो कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। यकृत और अग्नाशय ये दोनों भी छोटी आंत के ही भाग हैं, ये भी छोटी आंत के अंदर ही आते हैं। तो छोटी आंत 7.5 मीटर लंबी, कुंडलीनुमा, मुड़ी हुई ऐसे। इसमें यकृत और अग्नाशय जो है वो दोनों ही क्या छोड़ते हैं? ये पित्तरस और अग्नाशय रस छोड़ते हैं। जो ये कौन प्राप्त करती है? छोटी आंत प्राप्त करती है। आगे बात करें, अब यकृत की बात करें, यकृत कैसा होता है? तो देखना, यकृत की बात करें, यकृत भी छोटी आंत में होता है, मैंने आपको बताया। यकृत कहाँ होता है? देखना, वापस बताऊंगा चित्र से। यकृत देखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ बेटा, अभी आपको मैंने चित्र बनाया था ना, वो आपको बताता हूँ। यकृत यहाँ होता है, यकृत जो होता है यहाँ पे देखो, यकृत है ऐसे, इधर देखो यकृत है ना, यकृत होता है। यकृत क्या होता है? यकृत होता है लाल या भूरे रंग का होता है। ये गहरा लाल या भूरे रंग का ग्रंथि होती है। क्या होती है? ग्रंथि, जो क्या छोड़ती है? पित्तरस स्रावित करती है। यकृत के बारे में आपको पूछे, देखो मैं दोनों चित्रों को पास में रख के फिर समझा रहा हूँ यकृत के बारे में। यकृत क्या होता है? यकृत एक लाल, कैसा होता है? लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। कैसी है? लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। और ये कहाँ होती है? ये देखो, ये ना, ये होता है पेट अपना, ये नली हो गई आमाशय की, सॉरी ये ग्रसिका हो गई। ग्रसिका ये पेट में, ये देखो ये पूरा पेट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पेट ही तो है। तो पेट में उधर यानी पेट के ऊपरी भाग, यहाँ ऊपरी भाग यहाँ पे, और दाहिनी ओर ये हो गया बायां भाग। ये कौन सा है? बायां, और ये है दायां, ठीक है। तो आदमी ऐसे खड़ा है इसलिए ये बायां है और ये दायां है। तो ये जो यकृत होता है ये पेट के ऊपरी भाग, यहाँ पे ये पेट है, पेट यहाँ शुरू होता है, पेट के सबसे ऊपरी यानी ऊपरी भाग में यकृत पाया जाता है, जो दाहिनी ओर, पेट के दाहिनी ओर, ये बायां भाग और ये होता है दायां। तो यकृत कहाँ होता है? पेट के दाईं ओर। यह उदर यानी पेट, उदर का मतलब क्या होता है? पेट के दाईं ओर स्थित होता है। कहाँ होता है? दाईं ओर, ठीक है बेटा। ये कौन, ये एक और चीज़ है, यकृत जो है ना वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यकृत को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी याद रखेंगे। तो उधर यानी पेट के दाईं ओर होता है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये कौन सा रस छोड़ता है? यकृत जो है वो पित्तरस छोड़ता है। कौन छोड़ता है? पित्तरस छोड़ता है। और ये पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है? जो एक थैली में होता है, जो एक पित्तरस जो एक थैली में इकट्ठा होता रहता है, थैली में संग्रहित यानी इकट्ठा होता रहता है, इसे कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय, इसे पित्ताशय कहते हैं। ध्यान से देखना, यकृत देखो, ये यकृत हो गया। यकृत कौन सा रस छोड़ता है? पित्तरस। कौन सा छोड़ता है? पित्तरस। और ये पित्तरस यहाँ एक थैली लगी होती है, इसे कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय। तो यकृत जो है वो पित्तरस छोड़ता है। कौन सा रस छोड़ता है? पित्तरस। और ये सारा पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है? यहाँ एक थैली लगी होती है यहाँ पे, वहाँ उसको बोलते हैं पित्ताशय। उसमें एक ये पित्तरस इकट्ठा होता रहता है। तो पित्तरस, यकृत द्वारा छोड़ा गया पित्तरस जो एक थैली में संग्रहित होता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। और ये पित्तरस क्या करता है?
पितरस जो है वह वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन। जब भी हम तेल या घी वाली चीज़ें खाते हैं ना, उनमें क्या होती है? वसा। तो वसा का पाचन कौन करता है? पितरस वसा का पाचन करता है। अब एक दूसरी बात करें अग्नाशय की। अग्नाशय की बात करें, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है बेटा? पहले अग्नाशय की बात करें। अग्नाशय पित्ताशय के इस यकृत के, ये तो था यकृत यहाँ पे, और यहाँ पे देखो अमाशय के जस्ट नीचे है ना, ये अमाशय के ठीक नीचे, ये अमाशय हो गया। अमाशय के ठीक नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है, ये भी एक ग्रंथि है। तो अमाशय देखना, पहले समझ लो चलो। तो अमाशय ये हो गया। अमाशय के नीचे यहाँ पर एक छोटी ग्रंथि पाई जाती है, इसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अग्नाशय ग्रंथि। ये कैसी होती है? हल्के पीले रंग की। कैसी होती है? अमाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती हैं, जो कहाँ होती है? अमाशय के ठीक नीचे, जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। अमाशय के ठीक नीचे होती है, ठीक है बेटा? ओके। ये क्या करती है? ये कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करती है और उसको सरल भाग में परिवर्तित करती है। ये कार्बोहाइड्रेट को, ये अग्नाशय रस जो है, ये कौन सा रस छोड़ती है? अग्नाशयिक रस। तो आप लिखेंगे अग्नाशयिक ग्रंथि जो है ये अग्नाशयिक रस छोड़ती है। कौन सा रस छोड़ती है? अग्नाशयिक रस छोड़ती है। इसको भी लिखना है कि अग्नाशय ग्रंथि जो है ये अग्नाशयिक रस छोड़ती है। और ये अग्नाशय रस क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल पदार्थों में या सरल रूप में परिवर्तित करता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन का कार्य कौन करता है? सरल रूप में परिवर्तित करता है। सरल रूप में परिवर्तित करती है या करता है। यहाँ लिखना अग्नाशय रस। ये अग्नाशय रस जो है ना, अग्नाशय रस, फिर आगे लिखना ऐसे, अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित करता है, मतलब इनका पाचन करता है। तो अब देखो, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया, और वसा का पाचन कौन करता है? ये अपना यकृत में पित्तरस होता है, वसा का पाचन करता है। फिर अग्नाशयिक रस ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित करता है, मतलब इनका पाचन करता है, ठीक है? अब पूर्ण रूप से अब क्या होता है? आंशिक रूप से अब जो भोजन थोड़ा बहुत बच गया है जिसका पाचन नहीं हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन हो गया। अब तो कुछ चीज़ें बच गई हैं, वो कहाँ होती है? ये कम पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है? नीचे जाता है, और छोटी आंत के नीचे वाले भाग में पहुंचता है, जहाँ पर छोटी आंत में क्या होता है? आंतररस। क्या होता है? तो आंशिक रूप से जो भोजन थोड़ा बहुत बच जाता है जिसका पाचन नहीं होता, तो आंशिक रूप से पचा भोजन अब कहाँ जाता है? शुद्रांत्र यानी छोटी आंत के नीचे चला जाता है। देखो बेटा, यहाँ अग्नाशय रस ने पाचन किया, यकृत, यहाँ पर यकृत ने भी पाचन किया पित्तरस छोड़ के। फिर जो कुछ भोजन है जिसका पाचन नहीं होता, वह छोटी आंत के यहाँ निचले वाले भाग में पहुँच जाता है। यहाँ पर क्या होता है? आंतररस। छोटी आंत एक और रस छोड़ती है, आंतररस। क्या छोड़ती है? आंतररस। छोटी आंत द्वारा छोड़ा गया आंतररस ये पाचन क्रिया को पूरा कर देता है। ये पाचन क्रिया को क्या कर देता है? पूरा कर देता है, मतलब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कर देता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का ही पाचन हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है सरल सर्कला, जैसे ग्लूकोज में, वसा अम्ल में, और ग्लिसरॉल में, तब प्रोटीन अमीनो अम्ल में छूटता है। तो आंशिक रूप से जिस भोजन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, तो आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांत्र के यानी छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, निचले भाग में पहुंचता है, जहाँ पर क्या होता है? जहाँ आंतररस, छोटी आंत एक और रस छोड़ती है, आंतररस पाचन क्रिया को पूरा कर देता है, यानी पाचन को पूरा कर देता है, जो भी है उसको पूर्ण रूप से पचा लेता है, पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। ठीक है बेटा, ठीक है।
पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। और आगे क्या होता है, इस प्रकार क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो बदल जाता है सरल शर्करा में। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में, सरल शर्करा क्या होती है, सरल शर्करा ग्लूकोज में कोमा वसा जो होती है वो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में टूट जाता है। और जो प्रोटीन है तथा प्रोटीन वो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी टूट जाता है, उसमें बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ओके, इस प्रकार छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन होता है। अब जो पचा हुआ भोजन है ना, भोजन पूर्ण रूप से पच गया। अब क्या होगा, जो पचा हुआ भोजन है उसको छोटी आंत में क्या होगा, इसका अवशोषण। क्या होगा, अवशोषण, यानी पचे हुए भोजन का पचा हुआ भोजन जो है ना वो अवशोषित होकर कहाँ जाता है, छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो ये क्या होता है, अवशोषण। क्या कहलाता है बेटा, अवशोषण। देखो बेटा वापस समझाऊं, देखो छोटी आंत की बात की, छोटी आंत कैसी होती है, 7.5 मीटर लंबी कुंडलित और मुड़ी हुई कुंडलित, सांप बैठता है ना ऐसे कुंडली मार के, वैसे ही ये कुंडली होती है, ऐसे इकट्ठी ऐसे हो रखी है। ठीक है, तो छोटी आंत यानी शुद्रांत्र की बात की, ये 7.5 मीटर लंबी कुंडली संरचना होती है। छोटी आंत जो है वो आमाशय के नीचे होती है। छोटी आंत में यकृत और अग्नाशय 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। यकृत क्या होती है, लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट के दाईं ओर स्थित होती है। देख लो यहाँ पे, ये रही, यहाँ पे पेट के दाईं ओर यकृत, तो यकृत होती हैं। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। ये पेट के दाईं ओर होती है। ये कौन सा रस छोड़ती है, पित्तरस, जो एक थैली में इकट्ठा होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। और पित्तरस क्या करता है, वसा का पाचन करता है। अब ये लिख लो आप आराम से पीछे। फिर अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो भी अग्नाशय जो होती है वो हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है जो आमाशय के नीचे होती है। अग्नाशय रस छोड़ती है। ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को सरल भागों में तोड़ती है, मतलब उनका पाचन करती है। और जो बिना पचा हुआ भोजन है, जिसका पाचन नहीं होता, वह शुद्रांत्र यानी छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है। वहां पर आंतर रस, एक और रस छोड़ती है छोटी आंत, जो पाचन क्रिया को पूरा कर देता है। उस प्रकार कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में और प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है, मतलब पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो अब इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ से, चलो लिख लो। ठीक है, जल्दी से लिखें। ठीक है, लिखो। ठीक है बेटा, लिखने के बाद ये लिख लेना नीचे वाला। ठीक है, आप लोग आराम से लिख लेना, वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। पहले ये लिख लेना, ठीक है, फिर यहाँ से ये लिखते हुए पूरा लिख लेना। अच्छी राइटिंग में लिखना, मैंने जल्दबाजी में थोड़ा लिखा है, लेकिन आप लोग आराम से इसको लिख लेना। ठीक है, तो अब वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे से थोड़ा आगे पढ़ते हैं कि अब ये जो बचा हुआ भोजन है जिसका पूर्ण रूप से पाचन हो गया, अब क्या होता है, अब बचा हुआ भोजन कहाँ जाता है, देखना यहाँ पे, यहाँ से करवा रहा हूँ। अब शुद्रांत्र, अब छोटी आंत में ही पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, तो शुद्रांत्र में अब क्या होता है, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। जो पचा हुआ भोजन उसका क्या होगा, अवशोषण। पचे हुए भोजन अवशोषित होकर कहाँ जाता है, शुद्रांत्र यानी छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, खून वाली नलियों में। देखो यहाँ पे वापस एक बार चित्र के जरूरत समझाता हूँ, चित्र से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो, मान लो यहाँ पे ये छोटी आंत है, यहाँ पूर्ण रूप से पाचन हो गया, तो छोटी आंत की ये दीवारें है ना, ये आंतरिक भित्तियाँ, यहाँ पर क्या होगा, रुधिर वाहिकाएं यानी रुधिर यानी खून ले जाने वाली नलियाँ होती है, जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। यह पूर्ण रूप से भोजन है, पूर्ण रूप से पाचन हो गया। अब जो ये बचा हुआ भोजन है, इसमें से रुधिर वाहिकाएं इसका अवशोषण कर लेती है।
तो ये जो पचा हुआ भोजन है वह अवशोषित होकर कहाँ चला जाता है, रुधिर वाहिकाओं यानी खून की नलियों में पहुंच जाता है। फिर ये खून के द्वारा पूरे शरीर में पचा हुआ भोजन पहुंचता है और पूरे शरीर को शक्ति यानी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, देखना अभी यहाँ पे शुद्रांत्र यानी छोटी आंत में क्या होता है, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। शुद्रांत्र में यानी छोटी आंत में जो पचा हुआ भोजन है वह अवशोषित होकर कहाँ जाता है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशोषण। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अवशोषण की परिभाषा कि जो छोटी आंत है, अब इसमें कुछ समझाने लायक ज़्यादा नहीं है, इसमें लिखना अवशोषण क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर यानी उसका अवशोषण होता है। तो पचा हुआ भोजन जो है वो अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति जो होती है ना, छोटी आंत की जो दीवारें हैं, आसपास की दीवारें, उनकी रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। छोटी आंत की भित्ति की रुधिर वाहिकाओं यानी खून ले जाने वाली जो नलियां हैं उनमें चला जाता है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है तथा इसे अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित होकर शुद्रांत्र यानी छोटी आंत की भित्ति में इससे रुधिर वाहिकाओं खून की नलियों में पहुंच जाता है, इसे क्या कहते हैं, अवशोषण। तो पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, शुद्रांत्र ये छोटी आंत है ना, छोटी आंत ऐसे होती है, इसकी आंतरिक भित्ति है ना, ये आंतरिक भित्ति, इसमें आंतरिक भित्ति में अंगुली जैसे ऐसे छोटी छोटी उभरी हुई संरचना पाई जाती है। उभरी हुई संरचना यानी अंगुलियों जैसी संरचना पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर। क्या कहते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर। तो शुद्रांत्र यानी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में अंगुली जैसी ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसे दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। तो लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखना चाहो लिख सकते हो, दीर्घरोम या रसांकुर। दीर्घरोम क्वेश्चन में देना रसांकुर, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में, छोटी आंत कोई क्या कहते हैं, शुद्रांत्र। तो शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति में यानी अंदर वाली सतह की ओर आंतरिक भित्ति में अंगुली नुमा या अंगुली के समान लिखना, अंगुली के समान उभरी हुई, ऐसे बाहर निकली हुई उभरी हुई संरचना पाई जाती हैं, जिसे दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। से संरचना पाई जाती है, इसे दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। फिर क्या होता है, ये दीर्घरोम क्या करते हैं, ये पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ाते हैं। जो भोजन पचा हुआ भोजन है ना, उसको अंदर ग्रहण करने के लिए छोटी आंत का जो क्षेत्र है ना उसको बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये दीर्घरोम जो है, ये दीर्घरोम ऐसे दीर्घरोम के कार्य दीर्घरोम क्या करते हैं, इसमें पहले लिख देना, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करने में, तो लिख देना पचे हुए भोजन के अवशोषण, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तल क्षेत्र क्या बढ़ा देते हैं, तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं यानी आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, बस ये इसका काम यही मेन तो कि ये पचे हुए भोजन के अवशोषण तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। आगे क्या होता है, दीर्घरोम जो है ना, दीर्घरोम की सतह जो होती है, ये दीर्घरोम, ये मान लो ये दीर्घरोम है, ऐसे छोटी आंत के अंदर दीर्घरोम होते हैं, ऐसे अंगुली नुमा उभरे हुए ऐसे। इनके अंदर भी क्या होता है,
रुधिर वाहिकाएँ, खून की छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, रुधिर वाहिकाएँ पाई जाती हैं। तो प्रत्येक दीर्घ रोग में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, छोटी छोटी खून की नलियाँ होती है, जो दीर्घ रोग की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। दीर्घ रोग जो होता है उसके अंदर भी छोटी छोटी रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है और दीर्घ रोग की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में यानी खून की नलियों में पहुंच जाता है। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, अवशोषित पदार्थ जो है उसका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के अन्य भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। देखो बेटा क्या होता है, जो अवशोषित पदार्थ हैं, अब देखो जो पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित कर लिया रुधिर वाहिकाओं ने कर लिया। अब क्या होगा, जो पचा हुआ भोजन है या अवशोषित पदार्थ जो है, अवशोषित पदार्थ कौन सा, भोजन में से जो अवशोषित पदार्थ होता है ना, अपन जो भोजन करते हैं उसमें से अवशोषित पदार्थ कौन सा है, जो शरीर के लिए काम का है, वो हो गया अवशोषित पदार्थ। ये अवशोषित पदार्थ किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, अवशोषित पदार्थ रुधिर वाहिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो ये अवशोषित पदार्थ जो है, यह अवशोषित पदार्थ का लिख देना, अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण ये कहाँ होता है, ये स्थानांतरण यानी ये अवशोषित पदार्थ जो है इसका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा यानी खून की नलियों द्वारा, रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के अन्य भागों में होता है। इसे स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है, शरीर के विभिन्न भागों में होता है, विभिन्न भागों में होता है, फिर ये वापस जटिल पदार्थ में बदल जाता है, जहाँ इनका उपयोग क्या होता है, जहाँ इनका उपयोग जटिल पदार्थ बनाने में होता है, जटिल